नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विपिन शर्मा। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं मध्यकाल के बारे में, मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में आपको पढ़ाने वाला हूं। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1206 से 1707। मतलब भारत का इतिहास जो हम पढ़ेंगे 1206 से 1707, इसको मध्यकालीन भारत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हमारा चैप्टर होगा, आज का जो टॉपिक होगा वो है फाउंडेशन, एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ मैप वर्क करवा देता हूँ, क्योंकि जो हमें आज जगहों के नाम या स्थानों के नाम देखने हैं, पढ़ने हैं, तो उनकी लोकेशन भी आपको पता होना चाहिए, तभी आपको समझ आ सकता है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। आज मैं पहले आपको मैप पर कराता हूँ, उसके बाद में आगे बढ़ूँगा। और इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है इसमें पूरा आपको दिख रहा है। तो इसमें जो अलग अलग देश है, इसकी कौन कौन सी जगहें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में गजनी आपने सुना होगा, क्योंकि गजनी से ही शुरुआत होती है। तो हम पहले गजनी को देखें, गजनी कौन सा एरिया है। तो ये जो आपको इधर का एरिया दिख रहा है, ये गजनी का एरिया है। ठीक है, तो मोहम्मद गजनी जो है यहाँ से आया था, गजनी से आया था। मोहम्मद गौरी कहाँ से आया था? गजनी से आया था, और उसने भारत पर आक्रमण किया था। दूसरा हम देखेंगे, ये आपको मुल्तान दिख रहा है। मुल्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। लाहौर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दिल्ली हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये इलाका सिंध का है। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इलाका अवध का है, अवध। तो आपने अवध याद रखना है। जयपुर से थोड़ा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे अजमेर पड़ता है, लगभग यहाँ पे। ठीक है, तो आपने, ये आपके सामने मैप है सेंट्रल एशिया का। तो आपको ये जो एरिया दिख रहा है सारा ऊपर ऊपर का, इसको सब सेंट्रल एशिया कहा जाता है। ठीक है, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारा किसका इलाका है? मध्य एशिया का इलाका है। तो मध्य एशिया के इलाके में अगर आप ये जूम करके देखोगे मैप, तो मैप में जो ये इलाका है उज़्बेकिस्तान का, इसको ख्वारिज़म कहा जाता है। ये ख्वारिज़म है। ठीक है, तो आपने याद रखना ये। तो मैप अब हम इतना ही करेंगे। मैप जो भी होगा हम समझते जाएंगे बीच बीच में, जब जब भी हमें टाइम लगेगा या जैसा हमारे पास टॉपिक आएगा उसके अकॉर्डिंग हम मैप समझते रहेंगे। तो जो तुर्क थे, मतलब जो आपने ऐबक का नाम सुना है, गौरी का नाम सुना होगा, उनको तुर्क कहा जाता है। वो तुर्क थे क्योंकि वो तुर्कमेनिस्तान से आए थे। तुर्कमेनिस्तान मैंने आपको दिखा दिया है अभी मध्य एशिया में कहाँ पड़ता है। तो तुर्कमेनिस्तान से जब वो भारत आते हैं और भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना करते हैं, तो ऐसे में उनकी विजय के क्या कारण थे? ठीक है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो तुर्क भारत में आए हैं, उनकी विजय के बहुत सारे कारण थे। पहला कारण था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण कि मतलब भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो बहुत ख़राब थी। ख़राब हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि पूरा भारत छोटे छोटे अनेक राज्यों में बटा हुआ था। खासकर जो उत्तरी भारत है उसमें कई राजपूत राजाओं के अपने अपने छोटे छोटे राज्य थे, जिसमें चौहान है, चहमान है, परमार है, परिहार है, घैलवाल, इस तरह के बहुत सारे राज्य थे जो कि एक दूसरे से शत्रुता रखते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या रखते थे, जिस कारण वो कभी भी संगठित नहीं हो पाए। तो ऐसे में संगठन के अभाव में तुर्की सेना इन पे भारी पड़ती है और एक एक करके इन सबको पराजित करती है। दूसरा कारण स्थायी सेना की कमी। स्थायी सेना की कमी इसीलिए थी क्योंकि भारतीय जो राजपूत शासक थे, पहली बात वो जो सेना रखते थे वो अस्थाई होती थी। अस्थाई मतलब जब उनको ज़रूरत पड़ती थी लड़ाई करने की तो ही वो सेना इकट्ठी करते थे। स्थायी सेना नहीं थी उनके पास कि भाई परमानेंट सेना उनके पास, ऐसा कुछ नहीं था। तो परमानेंट सेना वो होती है जो नियमित वेतन के रूप में, नियमित वेतन देकर रखी जाती है, जो सदा उसको कभी उनको ट्रेनिंग दी जाती है,
उसको प्रशिक्षण दिया जाता है अच्छी तरह से, उसके बाद अच्छे हथियार होते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से वो रखी जाती है। उनमें अनुशासन भी रहता है और पूरा, क्योंकि वो आपस में प्रैक्टिस करेंगे, युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करेंगे, तो एक दूसरे से उनका तालमेल ही बना रहता है। तो ऐसी ही कमी थी। जबकि दूसरी तरफ जो तुर्क सेना थी वो स्थायी सेना थी। तीसरा कारण था तकनीकी कारण। तकनीकी कारण, भारत के जो राजपूत शासक थे उनके पास उन्नत किस्म के हथियार नहीं थे। मतलब उनके जो घोड़े थे वो भी अच्छी नस्ल के नहीं थे, उनके पास तलवारें भाले ही थे, उनके पास कोई बड़े अच्छे तीरंदाजी वाले सैनिक नहीं थे। जबकि दूसरी तरफ जो तुर्क थे वो अच्छे तीरंदाज थे, वो घोड़े पर बैठकर भी निशाना लगा सकते थे। तो घोड़ा एक ऐसी पावर सिस्टम, ऐसी शक्ति थी घुड़सवारी, क्योंकि वो स्विफ्टली एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजीली जा सकता था और फास्ट मूव कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास हाथी हुआ करते थे, पैदल सेना हुआ करती थी, जो कि तकनीकी रूप से थोड़ी कम विकसित थी। नेक्स्ट है तुर्कों की बढ़िया युद्ध नीति। तुर्कों की युद्ध नीति बहुत अच्छी थी। वो युद्ध इस तरीके से करते थे कि जो शत्रु सेना है उसकी जो कमज़ोरियां हैं वो किस तरह की है उसको देखा, उसका आंकलन किया करते थे, उसके बाद उस पर अटैक करते थे, अपनी स्ट्रैटेजी इस तरह से बनाते थे। लेकिन भारतीय सैनिक या जो भारतीय सेनापति थे, राजपूत सेनापति थे, उनके पास ऐसी कोई सेना, मतलब अच्छी युद्ध नीति बनाने वाली सेना नहीं थी, या उनकी सैन्य क्षमता नहीं थी। वो अच्छी युद्ध नीति नहीं बनाते थे। हाँ, वो बहादुर थे, लड़ने जाते थे, लड़ने बढ़ने को तैयार होते थे, लेकिन वो नीति से युद्ध नहीं लड़ते थे। फिर राजपूतों के आदर्श। अब राजपूत क्या है, राजपूत के आदर्श कैसे थे कि भाई जो अगर कोई शरण लेना चाहता है तो उसको शरण दे देते थे, निहत्तों पे वार नहीं करते थे, ठीक है। अगर कोई ज़मीन पर पड़ा है उस पे हथियार नहीं करेंगे। तो इस तरह के जो आदर्श थे वो ऐसे आदर्श दूसरी तरफ तुर्कों में नहीं थे। वो मार देते थे, चाहे वो निहत्ता भी है उसको भी मार देते थे, उनके सामने महिला आएगी उसको भी मार देते थे, बच्चा आएगा उसको मार देंगे, शरण में आया शरणार्थी को भी मार देते थे। तो उनकी जो राजपूतों के आदर्श भी राजपूतों के लिए ही घातक सिद्ध हुए। फिर तुर्कों के विशाल साधन। तुर्कों के पास विशाल साधन थे, क्योंकि तुर्कों का जो क्षेत्र है, तुर्किस्तान आपने देखा होगा, या उसके आसपास बहुत सारे देश है, और वहाँ से अच्छे योद्धा उनके पास नियमित रूप से भर्ती होते थे। जबकि दूसरी तरफ राजपूतों के पास एक तो संसाधन लिमिटेड थे, उनके पास इतने संसाधन भी नहीं थे कि वो पूरी सेना को, स्थायी सेना को पूरा वेतन भी दे सके या उनके लिए अच्छे हथियार को प्रोवाइड कर सके। तो उनके जो सीमित साधन थे उसके होने के कारण भी राजपूत हार जाते हैं कई जगह। फिर तुर्की जो जनरल थे वो अनुभवी थे, उन्होंने भारत के बाहर बहुत सारे युद्ध लड़ रखे थे। जबकि जो भारतीय राजपूत थे उन्होंने सिर्फ भारत में ही युद्ध लड़ रखे थे, अगर लड़े भी थे, ठीक है। तो उनके पास अनुभव की कमी थी, भारतीयों के पास अनुभव की कमी थी और तुर्कों के पास अनुभव की उनकी प्राप्त था उनके पास अनुभव था। फिर सामाजिक कारण की, जैसे भारत में समाज जातियों बटा हुआ है और एक ही जाति है जो सैनिक बनते हैं या प्रशासन में जाते हैं। फिर जबकि दूसरी तरफ जो तुर्क थे वो उनमें जाति प्रथा है नहीं है, तो सारे सैनिक भर्ती हो सकते थे। तो ऐसे में क्या है कि भारतीय पास जो सैनिक क्षमता थी वो कम रह गई। फिर धर्म का प्रभाव। अब धर्म का प्रभाव ऐसा था कि तुर्क इस्लाम धर्म के प्रसार के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे और उसको प्रसार करने के लिए वो लड़ाई करते थे। अब उनके मन में ये भावना होती थी कि अगर जीत गए तो जो भी क्षेत्र वो जीतेंगे तो वो उनका हो जाएगा, लेकिन अगर वो हारेंगे भी, वो इस्लाम के नाम पे लड़ रहे हैं, अगर वो हारेंगे भी तो उनको क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। लेकिन इधर भारत में ऐसा, राजपूतों के साथ ऐसा नहीं था, उनमें ये धार्मिक भावना एटलीस्ट नहीं थी।
फिर हम आगे बढ़ेंगे कि जब तुर्क भारत पे अधिकार कर लेते हैं, गौरी पूरे भारत को, लगभग पूरे उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लेता है, उसके बाद वो वापस चला जाता है। और वापस जाने के बाद 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो 1206 में मृत्यु होने के बाद उसने अपने जाने से पहले अपना जो भारतीय क्षेत्र है उसको कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले कर दिया था प्रशासन के लिए। तो जब उसकी मृत्यु हो जाती तो कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय जो क्षेत्र था उसका एक प्रकार से संरक्षक बन जाता है, उसका सुल्तान बन जाता है। तो वो 24 जून 1206 में लाहौर में राजगद्दी पर बैठता है, उसकी ताजपोशी होती है। और लगभग 4 वर्ष बाद 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है। चौगान खेलते हैं, चौगान जो है पोलो की तरह होता है, घोड़े पर बैठ के खेला जाता है। तो घोड़े से गिर जाता है और वो मर जाता है। लेकिन इस बीच वो क्या क्या करता है, क्योंकि अभी उसके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी थी, इतना आसान नहीं था सुल्तान बनना। हालांकि उस सुल्तान की उपाधि उसने धारण नहीं की, वो अभी भी सिपह सलार या मलिक की उपाधि से ही अपनी राजगद्दी पर बैठा था। तो उसके सामने जो समस्याएं थी, पहला तो जब राजगद्दी पर बैठता है तो उसका पहला ध्यान जाता है गजनी की तरफ। गजनी में एक्चुअली ताजुद्दीन यल्दौज, जो कि एक कुतुबुद्दीन ऐबक की तरह ही एक दास था गौरी का, वो अपना अधिकार कर लेता है। और उसके अधिकार करने के बाद वो भारत की तरफ बढ़ता है। और भारत में पहुंचता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इसका मुकाबला करता है, उसके साथ युद्ध लड़ता है और इसमें यल्दौज की पराजय होती है और वो गजनी की तरफ भाग जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक उसका पीछा करता हुआ गजनी पहुंचता है और वहाँ पर भी पराजित करता है और गजनी पर अधिकार कर लेता है। तो यहाँ पर जब तक रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तब तक वो गौरी के उत्तराधिकारी महमूद से अपना मुक्ति पत्र ले लेता है। मुक्ति पत्र क्या होता है कि वो, क्योंकि दास था वो, तो एक दास जो है सुल्तान नहीं बन सकता था इस्लामिक लॉ के अनुसार, इस्लामिक कानून के अनुसार। तो इसलिए वो उससे मुक्ति पत्र की, वो गुलामी के बंधनों से स्वतंत्र हो चुका है। तो ये वो प्राप्त कर लेता है और वापस आ जाता है। लेकिन कुछ दिनों बाद यल्दौज फिर से गजनी पर अधिकार कर लेता है। तो कुतुबुद्दीन के सामने और भी बहुत सारी चुनौतियां होती है। एक तो यल्दौज था, दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा था। नसीरुद्दीन कुबाचा ने सिंध और मुल्तान पर अपना अधिकार कर दिया था, अपना दावा पेश कर दिया था। उसके अलावा बदायूं का जो सूबेदार इल्तुतमिश, वो भी एक शक्तिशाली सरदार था। ठीक है। बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल बिहार पे कब्ज़ा कर रखा था। तो इनसे निपटने के लिए वो क्या करता है, इनके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। तो वो क्या करता है, इसके लिए जो ताजुद्दीन यल्दौज था गजनी का, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। और दूसरा नसीरुद्दीन कुबाचा के साथ अपनी बहन का विवाह कर देता है। और फिर जो बदायूं का सूबेदार था इल्तुतमिश, उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है। तो इस प्रकार क्या करता है, वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो उसके शत्रु थे उनको अपने दोस्तों में बदल देता है। अगला है बंगाल। अब बंगाल में क्या होता है कि बंगाल में उस समय इख्तियारुद्दीन खिलजी सूबेदार था। तो 1206 में एक खिलजी सरदार होता है जिसका नाम था अली मर्दान खान। वो क्या करता है, वो इख्तियारुद्दीन खिलजी का कत्ल करके बंगाल पर अधिकार कर लेता है और अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है। लेकिन जो उसके अधिकारी होते हैं या उसके जो विरोधी होती है, पसंद नहीं आती है, इसलिए वो क्या करते हैं, उसको राजगद्दी से हटा देते हैं और मोहम्मद शेरा को राजगद्दी पर बैठा देते हैं। लेकिन अली मर्दान वहाँ से भागने में सफल हो जाता है, किसी तरह से वो कैद से भाग जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक के पास पहुँच जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक उसकी सहायता करता है और उसको बंगाल का सूबेदार बना देता है। और अली मर्दान क्या करता है,
वो ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है। फिर आते हैं इसके प्रशासनिक सुधार कि इसने प्रशासन में क्या क्या सुधार किया। तो प्रशासनिक सुधार के लिए ऐबक ने ज़्यादातर टाइम तो उसका युद्धों में ही बीता, कम ही ध्यान वो दे पाया प्रशासनिक कार्यों के लिए। फिर भी उसने क्या किया, राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए पूरी कोशिश की और जो भी इसके राज्य में सड़कें थी उनको चोरों और डाकुओं से सुरक्षित करने की कोशिश की और उसने न्याय अच्छी तरह से प्रदान किया। मतलब कहा जाता है कि इतना प्रसिद्ध था वो कि उसके शासनकाल में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पिया करते थे। इसका मतलब ये कि कोई चाहे उच्च वर्ग कुलीन वर्ग का कोई व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, सबके लिए क्या है, एक बराबर न्याय था। और उसको वो बहुत दानी था, तो दानी होने के कारण उसको लाख बख्श नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा उसका वो कला प्रेमी था, कला और साहित्य को संरक्षण दिया। उसके समय में दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है वो बनवाई गई। और इसके समय में हसन निज़ामी और फ़खरुद्दीन 2 विद्वान थे जिनको इसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था। इसका पूरा नाम था शमशुद्दीन इल्तुतमिश और ये इलबारी जनजाति से था। तो इसमें इसके जो पिता था वो एक प्रभावी कुलीन था इस कबीले का, लेकिन इसके साथ भी कुछ ऐसा घटता है कि ये बहुत टैलेंटेड होता है ना, और इसके जो भाई है वो इसके भाई इसको धोखे से बेच लेते हैं और एक गुलाम के रूप में। फिर ये कुतुबुद्दीन के पास पहुंचता है जहां पर कुतुबुद्दीन इसको खरीद लेता है, एक दास के रूप में खरीद लेता है। तो इसको 1206 में बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है और जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है 1211 में, तो ये दिल्ली का सुल्तान बनता है और राजधानी लाहौर से बदलकर दिल्ली स्थापित करता है। तो इसने दिल्ली, सही मायने में अगर कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की है? इल्तुतमिश ने। और बाद में इसकी 1236 में मृत्यु हो जाती है। अब इसके सामने भी बहुत सारी समस्याएं थी, इन समस्याओं से कैसे निपटता है हम एक एक करके देखेंगे। पहली समस्या थी कुतबी और मुअज़्ज़ी सरदारों की। तो ये कुतबी और मुअज़्ज़ी सरदार जो थे ये ऐबक के समय में कुछ सरदारों का एक ग्रुप था और प्रशासनिक कार्य और सैनिक कार्यों में ये साथ देते थे, एक प्रकार से अधिकारी हुआ करते थे। अब इनको ये लगता था कि इसने शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने क्या किया कि उसने भाई सुल्तान की हत्या करके राजगद्दी को हथियाया है। तो उन्होंने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था और विद्रोह का जो नेता था इनका वो था जहांदार खान। लेकिन इल्तुतमिश इनका सामना करता है और दिल्ली में एक जगह है जड़, दिल्ली के साथ ये जड़ एक जगह है, वहाँ पर इनकी सेना को पराजित करता है और इसमें बहुत सारे जो इसके विरोधी थे उनको मार दिया जाता है और जो बच्चे होते हैं उसमें से बहुत सारे इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं इल्तुतमिश की। और इल्तुतमिश क्या करता है कि इनको फिर जो दूर दूर के क्षेत्र है वहाँ के इक्ते प्रदान करके वह उनको नियुक्ति दे देता है। तो इस प्रकार उसकी ये समस्या थी बहुत बड़ी, वो समाप्त हो जाती है। दूसरा इसका था जो कुछ तुर्की कुलीन के लोग थे या सरदार थे उसके लिए बहुत अभी समस्या थी। अब समस्या कैसी थी? ये समस्याएं पहले ऐबक के लिए भी थी, जैसे नसीरुद्दीन कुबाचा की हमने बात की, फिर अली मर्दान और ताजुद्दीन यल्दो जो था, ये सब पहले भी ऐबक के लिए भी समस्या थी। उसने तो ठीक है वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे, लेकिन इसके लिए भी ये समस्याएं थी। तो ये इनके साथ कैसे निपटता है? ये सबसे पहले क्या करता है कि इसका सबसे पहले सामना होता है ताजुद्दीन यल्दोज के साथ 1215-16 में। इसमें इल्तुतमिश 1211 में सुल्तान बनता है। तो
ताजुद्दीन यलदौज उसे एक संदेश भेजता है कि मेरी अधीनता स्वीकार करे। तो उस समय तो वो अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाद में 1215-16 में क्या होता है कि ख्वारिज़म शाह, जिसका नाम अलाउद्दीन मोहम्मद था, उसने ताजुद्दीन यलदौज को गजनी से भगा दिया, उस पर आक्रमण करके वहाँ से भगा दिया। तो वो कहाँ आता है, वो पंजाब की तरफ पहुँचता है। यलदौज पंजाब पहुँचता है। पंजाब में वो कुबाचा को पराजित करता है और कुबाचा वहाँ से भागकर कहाँ पहुँचता है, सिंध। तो पंजाब में लाहौर पे उसका अधिकार हो जाता है यलदौज का। तो ऐसी विकट स्थिति में इल्तुतमिश को लगता है कि अगर अभी भी इसका सामना नहीं किया गया तो उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो वो क्या करता है, उसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ता है और तराइन में दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसमें यलदौज पराजित होता है और उसको बंदी बना दिया जाता है और उसको बाद में बदायूं भेज दिया जाता है और बदायूं में उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस प्रकार एक बहुत बड़ा शत्रु उसके रास्ते से निकल जाता है, इल्तुतमिश के रास्ते से साफ़ हो जाता है। दूसरा था नसीरुद्दीन कुबाचा। अब नसीरुद्दीन कुबाचा पहले तो हार गया था, सिंध भाग गया था, लेकिन वो दोबारा से वापस आता है, लाहौर पर अधिकार कर लेता है। तो ये एक चुनौती थी इल्तुतमिश के लिए। तो 1217 में इल्तुतमिश उस पर आक्रमण करता है, लाहौर पे उसको पराजित करता है और नसीरुद्दीन कुबाचा जो है मुल्तान की तरफ भाग जाता है। इल्तुतमिश उसका पीछा करता है और मंसूरा एक जगह है, वहाँ पे उसको पराजित भी करता है। लेकिन अब होता ये है कि उत्तर पश्चिमी सीमा में कुछ विवाद शुरू हो जाता है और उत्तरी पश्चिमी सीमा के विवाद के कारण इल्तुतमिश को वहाँ से वापस होना पड़ता है, वहाँ से लौट जाता है। तो नसीरुद्दीन कुबाचा जो है पराजित होता है लेकिन मरता नहीं है, उसका अधिकार सिंध और मुल्तान पे रहता है। बाद में जब नसीरुद्दीन कुबाचा की मृत्यु होती है तब तक वो स्वतंत्र शासक के रूप में काम करता रहता है। अगली समस्या थी मंगोल समस्या। अब मंगोल क्या है, ये एक बहुत ही खूंखार जाति थी मध्य एशिया की और इन्होंने मध्य एशिया के जो बड़े बड़े साम्राज्य थे उनको ख़त्म कर लिया था। और अगर हम बात करें कि मध्यकाल में अगर सबसे बड़ा साम्राज्य किसने स्थापित किया था तो वो मंगोलों ने किया था। तो इनका नेता कौन था, चंगेज़ खान। चंगेज़ खान ने ख्वारिज़म के शाह पर आक्रमण करके उसको पराजित कर दिया, उसको वहाँ से भगा दिया। तो ख्वारिज़म शाह तो कैस्पियन सागर की तरफ निकल जाता है, लेकिन उसका जो पुत्र होता है, बड़ा पुत्र, उसका नाम था मंकबर्णी, वो सिंधु घाटी में आ जाता है। सिंधु नदी मतलब इसको हम बोलते हैं इंडस वैली, उसमें उधर आ जाता है। तो और वो इल्तुतमिश से सहायता मांगता है। तो इल्तुतमिश क्या करता है, उसका जो दूत भेजा होता है उसको तो मार देता है, लेकिन उसको साथ ही विनम्रता से मना करता है। अब मना क्या करता है, वो बोलता है कि भारत का मौसम आपके लिए अच्छा नहीं है, आपके अनुकूल नहीं है। ठीक है, तो वो समझ आता है, मंकबर्णी समझ आता है। मंकबर्णी कुछ समय उसी इलाके में घूमता रहता है, खोखरों के बीच जाता है या उधर रहता है और कुछ समय बाद वहाँ से चला जाता है। तो मंगोल एक प्रकार से वो मंगोलों के आक्रमण से बच जाता है, क्योंकि अगर वो मंकबर्णी को शरण देता तो मंगोल दिल्ली पर भी आक्रमण कर सकते थे और इतनी खूंखार जाति से लड़ना अभी इतना आसान नहीं था, क्योंकि ये राज्य अभी क्या था, मतलब अभी हम कह सकते हैं कि शिशु अवस्था में था अभी, क्योंकि बना ही था, तो इतना सुदृढ़ भी नहीं था। भारत में भी इसके बहुत सारे शत्रु थे और बाहर से फिर आक्रमण हो जाता तो शायद दिल्ली सल्तनत को बचाना मुश्किल हो जाता। तो इसने बहुत अच्छे से यहाँ पे दिमाग से काम लिया, बहुत कूटनीति से काम लिया और मंगोल समस्या को इसने अपने से दूर रखा। फिर कुबाचा। अब नसीरुद्दीन कुबाचा अभी भी जीवित था, तो उससे निपटने के लिए उसने 1227 का इंतज़ार किया। अब 1227 में क्या हुआ, इस समय चंगेज़ खान की मृत्यु हो गई, चंगेज़ खान मर गया। तो इसीलिए अब उसको मंगोल आक्रमण का खतरा नहीं रहा। इल्तुतमिश क्या करता है कि कुबाचा पर दो तरफ से आक्रमण करता है, दिल्ली और लाहौर से दो सेनाएं भेजता है और उनमें से सेनाएं जो है सिंध और उच्च पर अधिकार कर लेती है। और कुबाचा क्या करता है, कुबाचा सिंध में मक्कर
से लिख लिया है। तो भक्कर के दुर्ग में छिप जाता है और इस दुर्ग की घेराबंदी कर दी जाती है। और बाद में जब कुबाचा आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार होता है तो इल्तुतमिश कहता है कि बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करो, लेकिन कुबाचा ऐसा मानने के लिए तैयार नहीं था और उस दुर्ग से निकलने के या भागते समय वो सिंधु नदी में डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर बिहार और बंगाल भी एक समस्या थी, क्योंकि यहाँ पर अली मर्दान ने स्वतंत्रता घोषित कर दी थी अपनी। और होता यह है कि उसके जो उच्च अधिकारी होते हैं, कुछ अधिकारी होते हैं, वो अली मर्दान के अत्याचारों से तंग आकर उसकी हत्या कर देते हैं और गयासुद्दीन इवाज़ खिलजी को नया सुल्तान बनाते हैं। तो गयासुद्दीन इवाज़ खिलजी गयासुद्दीन की उपाधि धारण कर नया सुल्तान बन जाता है और उसने आगे बढ़कर दक्षिण बिहार। फिर इल्तुतमिश इस समस्या से निपटने के लिए 1225-26 में बंगाल पर आक्रमण करता है और जो दक्षिणी बिहार का इलाका होता है उसको अपने कब्ज़े में ले लेता है। और गयासुद्दीन भी इसका आधिपत्य स्वीकार कर लेता भी, ठीक है तुम मेरे सुल्तान हो। लेकिन जैसे ही वापस जाता है फिर से गयासुद्दीन क्या करता है, अपनी स्वतंत्रता घोषित कर देता है और दोबारा से विद्रोह हो जाता है। तो ऐसे में 1226 में इल्तुतमिश अपने पुत्र को आदेश देता है, जो कि अवध का सूबेदार था, उसको आदेश देता है कि वो लखनौती पर आक्रमण करे। तो नसीरुद्दीन अचानक से आक्रमण करता है। लखनौती जो है बंगाल की राजधानी थी, गयासुद्दीन की राजधानी थी, उस पर आक्रमण करता है और उसको पराजित करके उसको मार देता है। गयासुद्दीन मर जाता है। फिर यहाँ का जो सूबेदार है इल्तुतमिश अपने पुत्र को ही नियुक्त करता है, लेकिन इसका पुत्र भी कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर दोबारा से एक बार विद्रोह हो जाता है। तो इस विद्रोह को समाप्त करने के लिए 1230-31 में इल्तुतमिश स्वयं जाता है और वहाँ के विद्रोह को शांत करता है और फिर यहाँ पर प्रशासन के लिए 2 अलग अलग सूबेदारों को नियुक्त करता है, एक बिहार के लिए एक बंगाल के लिए। तो इस प्रकार अन्य जो उसके सामने समस्याएं थी वो थी राजपूत की समस्या। तो राजपूतों ने भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा वो पराजित हो चुके थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे राजपूत अपनी शक्ति द्वारा से बढ़ा रहे थे। तो इल्तुतमिश ने इनकी शक्ति को समाप्त करने के लिए या ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए पहले रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस पर कब्ज़ा कर दिया जो कि चौहानों के अधीन था। फिर मानसौर परमारों के अधीन था, उसको भी अपने अधीन कर दिया। फिर जालौर, बयाना, अजमेर, सांभर, नागौर, ग्वालियर, नागदा और मालवा, इन सभी को एक एक करके उसने अपने अधीन किया और यहाँ के शासकों को पराजित किया। या तो उन्होंने इल्तुतमिश का आधिपत्य स्थापित कर लिया या फिर वो मारे गए। फिर हम इसके उत्तराधिकारियों की बात करेंगे, क्योंकि इसकी मृत्यु हो जाती है 36 में, ये मर जाता है 1236 में। तो 1236 में अपनी मृत्यु से पहले ये रज़िया सुल्ताना को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर लेता है। लेकिन जो सरदार होते हैं, इसके मंत्रीगण होते हैं, वो इसकी जगह मतलब रज़िया सुल्ताना की जगह उसके बेटे रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को राजगद्दी पर बिठाते हैं। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि लगभग 6-7 महीने तक ही वो शासन करता है और इसमें भी उसकी जो माँ शाह तुर्कान उसका नाम था, वो इनडायरेक्ट रूप से शासन वो चलाने की कोशिश कर रही थी। उसकी वजह से पूरे साम्राज्य में अराजकता फैल जाती है। तो सरदार इसमें क्या होता है कि रज़िया सुल्तान जो उसकी बहन थी, सौतेली बहन थी, वो दिल्ली की जनता को अपनी ओर मिला लेती है और उनसे आह्वान करती है कि इस अत्याचार से अगर बचना है तो मुझे सुल्तान मान लीजिए
तो दिल्ली की जनता इसका साथ देती है और 1236 में वो राजगद्दी पर बैठती है और अपने समर्थक ख्वाजा मजदुद्दीन को अपना वज़ीर बनाती है। इसके अलावा उसके एक बहुत करीबी दास होता है जिसका नाम था जलालुद्दीन याकुत, और ये अबिसीनिया का निवासी था। इसको अमीर आखुर जो है बना दिया। अमीर आखुर जो था जो घुड़शाला है आप कह सकते हो, या जो अश्वशाला है उसका प्रधान हुआ करता था, घुड़सेना का प्रधान हुआ करता था। फिर इसमें एक और जो नेता है या अमीर है उसको आपको पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए, वो इख्तियारुद्दीन यातगीन। ये अमीर हाजिब होता है। अमीर हाजिब मतलब प्रबंधक होता है, लेकिन ये क्या था, ये रज़िया सुल्तान का विरोधी था। फिर अल्तुनिया जो है जलंधर का सूबेदार था, और बलबन जो है जो विद्रोही होते हैं रज़िया के, उनका एक महत्वपूर्ण नेता था। तो ये हमें पता होने चाहिए। अब घटनाएं क्या घटती है कि जब रज़िया सुल्तान राजगद्दी पर बैठती है तो बहुत अच्छी तरह से शासन चलाने लगती है, लेकिन जो कट्टर सुन्नी थे उन्हें ये चीज़ रास नहीं आई, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उन्हें ये लगा कि एक स्त्री हमारे ऊपर कैसे शासन कर सकती है, तो वो इसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर लेते हैं। लेकिन जो भी षड्यंत्र रचते हैं वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे में इसके खिलाफ, इसके चरित्र के खिलाफ बातें करना शुरू करते हैं। अब वो क्या चरित्र, क्या कि जो वही याकुत है इसके साथ इसके अवैध संबंध है। ठीक है, तो जलालुद्दीन याकुत जो कि एक दास था, कहा जाता है कि इसके साथ इसके अवैध संबंध है। यही बात सारे में फैलाई जाती है, और जिसके कारण के सरदार विद्रोह करने लग जाते हैं। और इसमें फिर इसके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जाता है। इसको दिल्ली से बाहर आने के लिए मजबूर किया जाता है, और फिर अल्तुनिया इसको पराजित करता है। ठीक है, अल्तुनिया विद्रोह करता है। इसके विद्रोह को दबाने के लिए रज़िया सुल्तान जाती है, लेकिन रज़िया सुल्तान हार जाती है। तो अल्तुनिया क्या करता है, इसको बंदी बना देता है। और दूसरी तरफ जो इसके विद्रोही सरदार थे रज़िया सुल्तान के, वो खुश हो जाते हैं और बहराम शाह को नया राजा नियुक्त कर लेते हैं। लेकिन रज़िया सुल्तान अल्तुनिया से विवाह करती है और उसको अपनी ओर मिला लेती है, और ये दोनों फिर से राजगद्दी पर अधिकार करने के लिए सेना लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बाकी जो सरदार होते हैं उनकी सेना ज़्यादा पावरफुल होती है, वो इन दोनों को पराजित करते हैं और ये दोनों मारे जाते हैं। इसमें एक प्रमुख जो नेता होता है वो था बलबन। तो बलबन का अगर हम देखते हैं राइज जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। यहाँ से वो सल्तनत की, जो दिल्ली सल्तनत की राजनीति है उसमें दिखना शुरू होता है। फिर बहराम शाह था, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बहराम शाह 1240 से 42 तक रहा। फिर अलाउद्दीन मसूद शाह, ये भी 1242 से 40 तक रहा। इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद आता है, 1246 से 66 तक शासन करता है। लेकिन इसमें जो वास्तविक शक्ति होती है वो बलबन के हाथ में होती है। तो बलबन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और तब तक आप इसको इतना समझ लीजिए। और ये आपके लिए जो खासकर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लेक्चर बनाया गया है। अदरवाइज़ बाकी जो भी है, जो इतिहास पे इंटरेस्टेड है, वो भी इस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।